सुसंध्या भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का नवम पाठ, जिसका नाम सुभाषितानी है, उसके दूसरे कालांश को देखेंगे। इसका पहला कालांश हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही श्लोक के अर्थ और व्याकरण को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला श्लोक है, विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनीमते। विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनीमते। अर्थात इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के मुख पे जो आँखें हैं वे तो केवल नाम मात्र की ही हैं। यानी इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं की आँखों से सही चीज़ दिखाई देती है, और जो लोग अनपढ़ होते हैं यानी अज्ञानी होते हैं उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। उनकी तो आंखें नाम मात्र की होती है। वे आंखों से जो चीज़ देखते हैं उसमें सही और गलत का वो फर्क नहीं कर पाते। यही इस श्लोक का भाव है। अब हम लोग इसका एक एक पद के अर्थ को जानते हैं, फिर व्याकरण जानेंगे। विद्वांसः यानी विद्वान लोग, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। विद्वांसः में प्रथमा बहुवचन है। एव यानी ही होता है। लोके अस्मिन, अस्मिन मीन्स इस, और लोके मीन्स संसार में। इस संसार में, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। लोके का पर्यायवाची संसारे, विश्वे, जगति हो जाएगा। चक्षुष्मन्तः यानी कहे गए हैं, आँखों वाले। चक्षुष्मन्तः का अर्थ आँखों वाले होगा। इसमें मतुप प्रत्यय है, चक्षुष जोड़ मतुप। चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः इसका रूप चलता है। प्रकृतितः यानी कहे गए हैं। प्रकृतितः का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, कीर धातु हो जाएगा और अक्त प्रत्यय हो जाएगा। विद्वांसः एव का संधि विच्छेद विद्वांसः जोड़ एव होगा। लोके अश्विन का संधि विच्छेद लोके जोड़ अश्विन होगा। अन्येषाम का संधि विच्छेद अन्य जोड़ एषाम होगा। अन्य माने दूसरा। वदने यानी मुख पे, तो मुखे इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चेहरे पर इसका अर्थ ले सकते हैं। तू या ये मतलब जो, और तू मीन्स तो, अब ते मतलब वे सब। चक्षु नामनी का संधि विच्छेद चक्षु जोड़ नामनी, चक्षु पे विसर्ग होगा। यहाँ विसर्ग से रत्वम संधि है। मते यानी मानी गई हैं, कही गई हैं। तो ये इस श्लोक का व्याकरण हुआ। ये श्लोक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। अर्थात जिस किसी के द्वारा जो भी कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है वह विवेक यानी बुद्धि कहा जाता है। किसी के द्वारा अगर जो भी बात कही जाती है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह करने में जो सक्षम होता है उसी को बुद्धि कहा जाता है। यह जो कर पाता है उसी को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के आधार पे ही हम यह निर्णय कर पाते हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी कह रहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए इसका व्याकरण और अर्थ हम लोग अच्छे से जानते हैं। यत जो है उसका मतलब की होता है, प्रोक्तम यानी कहा गया है। प्र जोड़ उक्तम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और उक्तम का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो वच जोड़ अक्त हो जाएगा, और प्रोक्तम का पूरा का करें तो प्र जोड़ वच जोड़ अक्त हो जाएगा।
उक्तम मीन्स कहा गया है, तो इसका पर्यायवाची हम लोग लिख सकते हैं कथ्यते। कथ्यते इसका पर्यायवाची हम लोग लिख सकते हैं। कथितम वदितम, कथितम वदितम भी लिख सकते हैं, कथ्यते भी लिख सकते हैं। येन यानी जिसके द्वारा। केनापि का संधि विच्छेद केन जोड़ अपि होगा, इसका अर्थ किसी के द्वारा भी होगा। तस्य मीन्स उसके, तत्वार्थ निर्णय तत्व के अर्थ का निर्णय मीन्स वास्तविक अर्थ का निर्णय या वास्तविक अर्थ के बारे में पता लगाना। तत्वार्थस्य निर्णय यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, क्री जोड़ तुमुन इसका विभाजन होगा। शक्य का अर्थ सक्षम होता है और भवेत येन, भवेत जोड़ येन इसका संधि विच्छेद होगा। विवेक यानी बुद्धि। इति ईरितः का संधि विच्छेद इति जोड़ ईरितः होगा। इति जोड़ ईरितः, इति मीन्स ऐसा और ईरितः यानी कहा गया है, यह इसका अर्थ होगा। शक्य में यत प्रत्यय है, शक जोड़ यत इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। सविवेका का संधि विच्छेद करें तो सह जोड़ विवेका होगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। अर्थात वह मंत्री जो बोलने में निपुण होता है, धैर्यवान होता है, सभा में भी निडर होता है यानी किसी से डरता नहीं है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता है। वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए एक एक पदों का अर्थ हम लोग जानते हैं। वाक्पटु, वाक मीन्स बाड़ी, बोली, पटु मीन्स निपुण। अगर इसका समास बनाए तो बोलने में निपुण इसका अर्थ होगा तो वाची पटु बनाएंगे, क्योंकि वाक का सप्तमी में वाची होता है और वाक का सप्तमी में वाची होता है, तो वाची का पर्यायवाची हम लोग वान्याम लिख सकते हैं। पटु का पर्यायवाची निपुण, दक्ष, कुशल ये सब लिख सकते हैं। धैर्यवान में मतुप प्रत्यय है, धैर्य जोड़ मतुप इसका विभाजन हो जाएगा। सभा, मंत्री मीन्स मंत्री ही होता है, किसी राजा का मंत्री। सभायाम अप्य अकातरः का संधि विच्छेद सभायाम जोड़ अपि जोड़ अकातरः होगा। सभायाम यानी सभा में, अपि मीन्स भी, अकातरः यानी जो डरता नहीं है, कातरः यानी कायर और अकातरः यानी जो डरता नहीं है। निडरः, अकातरः का पर्यायवाची निडरः वीरः हो सकता है। केनापि का संधि विच्छेद केन जोड़ अपि होगा, किसी भी प्रकार से, प्रकारेण यानी प्रकार से। परैना का संधि विच्छेद परैः विसर्ग हो जाएगा, परैः जोड़ना, परैः यानी दूसरों के द्वारा, न मीन्स नहीं। परिभूयते यानी अपमानित किया जा सकता है या तिरस्कार किया जा सकता है। परिभूयते का अगर हम लोग पर्यायवाची लिखें तो तिरस्कारम कुर्वन्ति या अपमानितम भवति, ये लिख सकते हैं। इस तरह से इसका अर्थ और व्याकरण यही होगा। अकातरः में नए समास होगा, न कातरः उसका विभाजन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। निश्चय ही यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।